हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है लेक्चर नंबर 2 ऑफ चैप्टर ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसका है लेक्चर नंबर 2। कल हमने पढ़ा था कि ब्रीथिंग क्या है और रेस्पिरेशन क्या है। एनसीईआरटी ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन को एक ही चीज़ बोलती है, लेकिन दोनों इंटायरली डिफरेंट है। कैसे है वो मैंने आपको बताया था। फिर हमने पढ़ा था कि जो ब्रीथिंग है, ब्रीथिंग के अंदर कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होती है, वो सब हमने डीप में पढ़ा था। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हमें कंटिन्यू करना है, वो है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। हर अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल, हम लंग्स से रेस्पायर करते हैं। जो मछलियां हैं वो गिल्स से रेस्पायर करती है। ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है अलग अलग टाइप के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं, और उसके बारे में ही आज हम पढ़ेंगे। किसके बारे में? रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में। ठीक है, अब देखो, जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है वो दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। डिपेंड्स ऑन किन के ऊपर? दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। पहला है कि वो रहता कहाँ पर है। अगर वो ज़मीन पे रहता है तो उसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन अलग होगा। अगर वो पानी के अंदर रहता है तो उसका अलग होगा। तो रहता कहाँ पर है उसको हम क्या बोलते हैं? हैबिटेट। तो पहला जो रीज़न है वो है हैबिटेट, कि वो रहता कहाँ पर है। दूसरा है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पहले बात करते हैं, पहला जो क्राइटेरिया है, जो फैक्टर है, वो हैबिटेट। तो हैबिटेट में हमारे पास दो आते हैं। पहला जो है वो है ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। कौन सा? ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास पल्मोनरी रेस्पिरेशन। जो ऑर्गेनिज्म हमारे पास जमीन पे रहते हैं वो जो है रेस्पायर करते हैं पल्मोनरी, लंग्स से। जो पल्मोनरी वर्ड है वो हम लंग्स के लिए यूज़ करते हैं। तो जो लैंड पे रहते हैं वो लंग्स से रिस्पायर करते हैं। कौन? ऑन लैंड, जिसको हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। वहीं पे ब्रैंकियल हम किसको बोलते हैं? जब हम गिल्स से रेस्पायर करते हैं। किससे? गिल्स पे। कौन? जो पानी के अंदर रहते हैं, यानी कि एक्वेटिक है। पानी के अंदर क्या रहती है? हम जानते हैं पानी के अंदर जो है मछलियाँ रहती है। ज़मीन पे क्या रहती है? एनिमल्स रहते हैं, ह्यूमन बींग्स रहते हैं। मछली भी एनिमल है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे फिशेस। जो फिश है वो गिल्स से रेस्पायर करती है। जो मोलस्क्स है वो गिल्स से रेस्पायर करते हैं। जो पानी में रहने वाले एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स हैं वो भी गिल्स से रेस्पायर करते हैं। वहीं पे जो हमारे पास हम हैं, एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं, एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं, ये सब क्या है हम पढ़ेंगे एनिमल किंगडम में डिटेल में। रेप्टाइल्स है, बर्ड्स है, हम जो है मैमल्स हैं, वो सब क्या है? वो सब लंग्स से रेस्पायर करते हैं, और उसको हम बोलते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। इसमें हम एक और रेस्पिरेशन पढ़ते हैं, वो होती क्यूटेनियस। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। कुछ ऑर्गेनिज्म हमारे पास ऐसे हैं जो अपनी गीली स्किन से रेस्पायर करते हैं। जैसे हमारा जो फ्रॉग है, उसका जो हमारा लार्वा होता है, या फिर हम फ्रॉग की भी बात करें तो वो क्या है? वो स्किन से रेस्पायर करता है। अर्थवर्म है, वो किससे करता है? वो स्किन से रेस्पायर करता है, स्किन से ब्रीथिंग करता है। तो क्या बोलेंगे? रेस्पायर थ्रू मोइस्ट, गीली गीली थोड़ी तिसलन वाली स्किन।
जिसके अंदर एग्जाम्पल आ जाएगा एम्फीबियंस, जैसे कि फ्रॉग। फ्रॉग का जो लार्वा होता है ना, फ्रॉग का जो लार्वा है वो गिल से करता है, मैं लिख देता हूं, फ्रॉग का लार्वा बस गिल से करता है। क्यूटेनियस में जो है मॉइस्ट स्किन में फ्रॉग लैंड पे हो तब भी करता है, पानी में हो तब भी करता है, वाटर में भी करता है, हाइबरनेशन में भी करता है, एस्टिवेशन में भी करता है। ये सब हम पढ़ेंगे फ्रॉग वाले चैप्टर में डिटेल में। तो ये तो बात होगी हैबिटेट की, कि वो रहता कहाँ पर है। अगर वो एक्वेटिक है, पानी के अंदर रहता है, तो वो गिल्स का यूज़ करता है, जैसे फिशेज है, मोलस्क है, फ्रॉग का लार्वा है, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स है, इसको हम बोलते हैं ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। अगर वो लैंड के ऊपर रहता है, जैसे एम्फीबियंस है, रेप्टाइल्स है, बर्ड्स है, मैमल्स है, वो यूज़ करते हैं लंग्स का। लंग्स के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं पल्मोनरी, तो इसको हम बोलेंगे पल्मोनरी रेस्पिरेशन। कुछ हमारे पास ऐसे एक्वेटिक जो एम्फीबियंस है, हमारे पास कुछ ऐसे जो कि अपनी मॉइस्ट स्किन से रेस्पायर करते हैं, जैसे एग्जांपल है फ्रॉग, अर्थवर्म भी इसके अंदर आता है, और इसको हम बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। अब नेक्स्ट जो फैक्टर था वो था हमारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का हमारे पास मतलब क्या है, इसका डिटेल में समझाते हैं। हम सबकी बॉडी क्या है, हम सबकी बॉडी सेल्स से मिलकर बनी होती है। किससे? सेल्स से। सेल्स आपस में कंबाइन करते हैं और बनाते हैं टिश्यू। टिश्यू जब कंबाइन करके एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो वो बनाते हैं ऑर्गन, एंड आफ्टर ऑर्गन वी हैव ऑर्गन सिस्टम। देखो जो सिर्फ देखो एनिमल्स क्या है, एनिमल्स होते हैं मल्टी सेलुलर, एक से ज़्यादा सेल के मिलकर बने होते हैं। देखो लिख देता हूँ, एनिमल्स क्या है, एनिमल्स हमारे पास मल्टी सेलुलर होते हैं, एक से ज़्यादा सेल के मिलकर बने होते हैं, ये होते हैं हमारे पास एनिमल्स। ये आप बात याद रखो, ठीक है। मल्टी सेलुलर का मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर हमें टिश्यू देखने को मिलेगा, उसके अंदर हमें ऑर्गन भी देखने को मिलेगा। मल्टी सेलुलर में हमारे पास सेल्स भी हमें देखने को मिल जाती हैं, टिश्यू भी देखने को मिल जाती है, ऑर्गन भी, ऑर्गन सिस्टम भी। जब हमारे पास सिर्फ सेल्स होती है, बहुत ज़्यादा सेल्स होती है, मल्टी सेलुलर है, तो उसको हम बोलते हैं सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा लेवल? सेलुलर। फिर आता है हमारे पास टिश्यू लेवल, फिर आता है ऑर्गन लेवल, फिर आता है ऑर्गन सिस्टम लेवल। आप देखो जो सिंपल से हमारे पास ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर हमारे पास सेलुलर लेवल है, सेलुलर लेवल हमें किसके अंदर देखने को मिलता है? एग्जाम्पल है स्पंजिस। ये सब क्या है? एनिमल किंगडम में ये फाइलम्स होते हैं जो एनिमल किंगडम में डिटेल में पढ़ेंगे। अब टिश्यू लेवल हमें किसके अंदर देखने को मिलता है? हमें देखने को मिलता है सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा। ऑर्गन हमें देखने को मिलता है आगे जाके प्लेटीहेल्मिन्थस के अंदर। ऑर्गन सिस्टम आता है एस्केहेल्मिन्थस अप टू कोर्डेटा, ठीक है। तो जिसके अंदर सेल है, टिश्यू है, ऑर्गन है, ऑर्गन तक का है ना वो, उसके अंदर पार्टिकुलर ऑर्गन सिस्टम तो नहीं बना रेस्पिरेशन के लिए। तो ये जो है ये सिंपल डिफ्यूजन से रेस्पायर करते हैं, रेस्पायर थ्रू सिंपल डिफ्यूजन। किससे रेस्पायर करते हैं? सिंपल डिफ्यूजन से ये रेस्पायर करते हैं। यहाँ पर सिर्फ इतना गिवन है। हाँ, हर एक फाइलम का जो हमने एस्केहेल्मिन्थस अप टू कोर्डेटा हमने पढ़ा है, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे एनिमल किंगडम में। यहाँ पे सिर्फ हम इतना ही पढ़ते हैं। आई होप आपको यहाँ तक का टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। तो हमने क्या स्टार्ट किया? हमने स्टार्ट किया ह्यूमन रिप्रोडक्टिव, ह्यूमन रेस्पिरेटरी, नॉट रिप्रोडक्टिव, कहाँ पर ध्यान रहता है इस तरह, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो देखो सांस लो, हमने सांस ली तो हमारे जो सबसे पहला पार्ट है बाहर, तो छेद है नाक के अंदर, जिसको हमने बोला एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स, एक्सटर्नल
नोस्ट्रिल्स। सांस लेने के बाद हमारे अंदर जाती है जिसको हम बोलते हैं नेजल पैसेज। नाक में उंगली दी है ना आगे जाके। उसके बाद आता है कॉमन पैसेज है, जैसे हमारी हवा भी पास होती है, खाना भी पास होता है, इसीलिए हम मुंह से भी सांस ले पाते हैं, नाक से भी ले पाते हैं, जिसको हम बोलते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स इज अ कॉमन, आगे हम लिखेंगे, कॉमन फॉर दी फूड एंड दी एयर। फेरिंग्स के बाद आता है हमारा लैरिंग्स। लैरिंग्स अब आगे जाके जो है हमारी बीच की जो हमारी ट्यूब है जिसको हम बोलते हैं ट्रैकिया। ट्रैकिया के ऊपर, ट्रैकिया से मतलब कंटिन्यू करता है। ट्रैकिया आगे जाती है मिड थोरेसिक कैविटी में जाने के बाद ये करती है, ये जो है आगे जाके दो पार्ट में कन्वर्ट हो जाती है एट द फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रे। कैविटी नहीं, थोरेसिक वर्टिब्रे। देखो ट्रैकिया के बाद क्या आ गया, ट्रैकिया के बाद आ गई ब्रोंकाई। ब्रोंकाई जो है सबसे पहले प्राइमरी बनेंगी, फिर सेकेंडरी बनेंगी, फिर टर्सरी बनेगी, और फिर आएगा टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, उसके बाद हमारे जो है एल्वियोलाई आ जाती है। अब देखो डिटेल में आगे हम लिखेंगे इन सब के बारे में। एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स, हमने सांस ली, बाहर हमारे पास दो छेद प्रेजेंट है जहाँ से हम सांस लेते हैं, उसको हमने बोला एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स। एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से हवा गई नेजल पैसेज के पास, फिर एक कॉमन चैम्बर आता है फेरिंग्स, जहाँ से फूड और एयर दोनों पास होती है। फिर आता है हमारे पास लैरिंग्स, जिसको हम साउंड बॉक्स भी बोलते हैं, हमारे अंदर जो साउंड है वो लैरिंग्स बनाता है। फिर आता है ट्रैकिया। ट्रैकिया जो है फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्री पे प्राइमरी ब्रोंकाई में कन्वर्ट हो जाता है, लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई एंड दी सेकेंडरी, दो लंग्स है ना हमारे पास ऐसे। ठीक है, फिर वो जाता है सेकेंडरी के अंदर, सेकेंडरी से जाता है वो टर्सरी में, फिर आता है टर्मिनल ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स, फिर आता है हमारे पास एल्वियोलाई। तो इनके बारे में हम डिटेल में आज आपके पास पढ़ने वाले हैं। चलिए कंटिन्यू करते हैं आगे, अगला पेज ले लेते हैं। हेडिंग डाल दो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखो सबसे पहले हमारे पास क्या आया, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स। क्या आते हैं, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स। तो इसके बारे में क्या लिखोगे, देयर आर टू ओपनिंग्स प्रेजेंट अबव द अपर लिप। जो हमारे पास दो होठ है ना, नीचे वाले होठ, ऊपर वाला होठ है, तो जो ऊपर वाला होठ है उसके ऊपर हमारे पास दो ओपनिंग प्रेजेंट होती है, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स। तो वही हम लिखेंगे टू ओपनिंग्स प्रेजेंट अबव द अपर लिप। जो ऊपर वाला होठ है उस, आप खुद देखो ना, आपके बाहर से दिख रहा है, अंदर तो नहीं झांकना ना, बाहर से दिख रहा है, होठों के ऊपर दो ओपनिंग आपको दिखाई दे रही है, उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स। अब जो एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स है ये लीड्स करती है किसको, नेसल पैसेज को, लीड्स टू नेजल पैसेज। जो नेक्स्ट पार्ट है जी उसको ये लीड करती है। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या आ गया, नेजल पैसेज। अब जो ये नेजल पैसेज है ये लीड करती है फेरिंग्स को, किसको, फेरिंग्स को। तो फेरिंग्स के बारे में हम क्या लिखेंगे, एनेक्स। तो फेरिंग्स के बारे में हम लिखते हैं, इट इज़ अ पोर्शन विच इज़ कॉमन टू एयर एंड कॉमन टू फूड। फूड और एयर जब हम फूड खाते हैं, स्वेलो करते हैं, और जब हम सांस लेते हैं, दोनों एक कॉमन चैम्बर से पास होता है,
उस चैम्बर को हम बोलते हैं फेरिंग्स। क्या बोलते हैं? फेरिंग्स। तो फेरिंग्स इज अ पोर्शन ऑफ विच is the common passage for food and air। तो देखो, मान लीजिए ये हमारे पास ऐसे आके फेरिंग्स वाला पार्ट आ गया, ठीक है। सपोज करो, मैं डिटेल डीप अंदर नहीं जा रही, हम सिर्फ सपोज करो, ठीक है। तो एक तो हमारे पास आगे वाली पाइप आती है, एक हमारे पास पीछे वाली पाइप आती है, ठीक है। तो जो आगे वाली पाइप है ये होती है हमारे पास विंड पाइप, और जो पीछे वाली है ये होती है फूड पाइप। क्या होती है? फूड पाइप। खाना कॉमन चैम्बर में आ गया, जिसको हमने बोला फेरिंग्स, ये कॉमन चैम्बर है। अब इस कॉमन चैम्बर से दो पाइप निकलती है। पहले वाली होती है विंड पाइप, जिससे हम सांस लेते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं ट्रैकिया। पीछे वाली होती है फूड पाइप, जिसको हम बोलते हैं ईसोफेगस। अब देखो, यहाँ पे जो ट्रैकिया है इसकी ओपनिंग होती है, इसको हम बोलते हैं फेरिंग्स। क्या इसको बोलते हैं लैरिंग्स। क्या बोलते हैं इस ओपनिंग को? इस ओपनिंग को हम बोलते हैं लैरिंग्स। पहले समझ लो, फिर इनके बारे में हम वन बाय वन डिटेल में लिखेंगे। लैरिंग्स क्या होता है? लैरिंग्स, यहाँ पे जो ट्रैकिया है इसके ऊपर वाला जो एपिक पार्ट है उसको हम बोलते हैं लैरिंग्स। लैरिंग्स को हम बोलते हैं साउंड बॉक्स। लैरिंग्स के अंदर ऐसा कुछ प्रेजेंट होता है, तो थिन फ्लैप होती है जो वाइब्रेट होती है, उससे साउंड बनती है। साउंड लैरिंग्स बनाता है, लेकिन जो वर्ड्स हम उत्पन्न करते हैं वो साउंड जब अलग अलग हमारे पार्ट पे जाकर लगती है तो हमारी साउंड प्रोड्यूस होती है। वो अलग अलग पार्ट जो है, वो टंग हो गया, हमारा थ्रोट हो गया, वहाँ पर जब जाकर लगती है तो जाकर हमारे वर्ड्स उत्पन्न होते हैं। तो देखो, अब जो ट्रैकिया है ये इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स से प्रेजेंट होती है, ऊपर से होता है, ताकि ये उसको कोलैप्स होने से बचा सके, चिपक ना जाए। आप अपनी गर्दन पर टच करो, आप फील कर सकते हो जो बाहर निकला हुआ पार्ट है, एडम्स एप्पल बोलती है, हमारा लैरिंग्स है। नीचे जब ट्रैकिया निकल रही है तो आपको फील हो रहा होगा सी शेप, कुछ आपको ऐसे रिंग्स की फॉर्म में फील होता है, उसको हम बोलते हैं ट्रैकिया। अब देखो, अब हमारे पास यहाँ पर दो लंग्स आ गए, ये हमारे पास लंग है और ये हमारे पास लेफ्ट लंग है। यहाँ पर एक कार्डियस नोच होता है, कार्डियक नोच। कौन से साइड? लेफ्ट साइड। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हमारा हार्ट प्रेजेंट है, यहाँ पर हमारा दिल है, ठीक है। अब जो ये हमारे पास आया है, ये यहाँ पर दो टुकड़े में कन्वर्ट हो जाता है। जो ट्रैकिया आई है इसको हम बोलते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई। क्या हमने बोला? हमने बोला प्राइमरी ब्रोंकाई। और इसके ऊपर भी ऐसे सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग सिर्फ बाहर की तरफ है, अंदर वेंट्रल है, डोर्सली तो इनकम्प्लीट है, वेंट्रली कंप्लीट है। और ये जो यहाँ पर निकलती है, ये निकलती है फिफ्थ थोरैसिक वर्टेब्री, वो आगे हम लिखेंगे। फिर फर्दर डिवीजन निकलता है, इसको हमने बोला सेकेंडरी। फिर फर्दर डिवीजन निकला, इसको हमने बोला टर्सरी। फिर निकला आगे जाके आ जाता है हमारे पास टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। ये है हमारी कहानी ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की। फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स सिंपल से एल्वुलाई में जाके एंड अप हो जाते हैं और यहाँ से सिंपली हमारा एक्सचेंज ऑफ गैस होता है। तो फेरिंग्स तक आपने लिख लिया। अब हम जो नेक्स्ट पार्ट है वो लिखेंगे लैरिंग्स। लैरिंग्स क्या है? लैरिंग्स कार्टिलेजिनस बॉक्स है, कार्टिलेज का, बोन का नहीं बना, कार्टिलेज का बना है, तो हमने बोला ये कार्टिलेजिनस बॉक्स है। कैसा बॉक्स है? कार्टिलेजिनस बॉक्स है। काम क्या है इसका? इट हेल्प्स इन साउंड प्रोडक्शन, इसलिए हम लैरिंग्स को ही दैट मीन्स नोन एज साउंड बॉक्स। यस, मैंने आपको बात यहाँ पे समझाते हुए लिखती हूँ। अब देखो,
अब देखो यहाँ पर जो है फेरिंग्स कॉमन पैसेज था, यहाँ पर खाना भी आया, यहाँ पर एयर भी आई, तो खाना इसमें घुस जाएगा, एयर पीछे भी जा सकती है। लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? इस लैरिंग्स के ऊपर ऐसे एक ढक्कन होता है कि जब भी खाना हम स्वेलो करते हैं तो सांस रुक जाती है और इस ढक्कन को बंद कर लेता है, जिसकी वजह से खाना इस पाइप में ना जाकर पिछली पाइप में जाता है। और इस पार्ट को हम बोलते हैं एपिग्लोटिस। क्या बोलते हैं? एपिग्लोटिस। अब देखो कार्टिलेज का बना है, तो इसके ऊपर एक कार्टिलेज का ढक्कन है जिसको हम बोलते हैं एपिग्लोटिस। और जो ओपनिंग होती है, इस ओपनिंग को हम ग्लोटिस बोलते हैं। ग्लोटिस को ढक रहा है तो हमने बोला एपिग्लोटिस। तो लिखते हैं हम ड्यूरिंग swallowing, एपिग्लोटिस लिखते हैं पहले। इट इज अ थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप। कार्टिलेजिनस फ्लैप क्यों? इट प्रिवेंट एंट्री ऑफ फूड टू लैरिंग्स ड्यूरिंग swallowing। जब हम खाने को निगलते हैं तो इसको ढक लेता है, कवर कर लेता है और ये एंट्री रोक देता है। अब इससे जो हमारा स्टार्ट होता है नेक्स्ट पार्ट, वो आता है ट्रैकिया। कौन सा पार्ट आता है? ट्रैकिया। ट्रैकिया एक स्ट्रेट ट्यूब है जो कि मिड थोरैसिक कैविटी तक जाती है, फिफ्थ थोरैसिक कैविटी पे आगे जाके डिवाइड कर लेती है। तो क्या लिखेंगे हम? इट इज अ स्ट्रेट ट्यूब, इट इज अ स्ट्रेट ट्यूब एक्सटेंडिंग, मतलब वहां तक जाती है, कहाँ तक? एक्सटेंडिंग अप टू मिड, यानी कि बीच। थोरैसिक क्या होता है? जो हमारी ऊपर लंग्स वाली कैविटी है, थोरैसिक वर्टिब्री वहाँ पर प्रेजेंट है। इस कैविटी को हम बोलते हैं थोरैसिक कैविटी। इसके मिड तक, यानी कि फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्री तक, वैसे होती 12 पेयर है। फिर आता है जहाँ पर हमारा पेट है, इसको हम बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी। कौन सी कैविटी? एब्डोमिनल कैविटी। तो यहाँ तक जाता है। ट्रैकिया जो है आगे जाकर प्राइमरी ब्रोंकाई में कन्वर्ट हो जाता है। देते हैं विच ट्रैक के बारे में है, डिवाइड एट दी लेवल ऑफ, लेवल सबके निकलेंगे, वही फिफ्थ मिड थोरैसिक, फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्री। और किस में कन्वर्ट होता है? कन्वर्ट होता है इनटू लेफ्ट एंड राइट। एक लेफ्ट लंग्स के पास जाएगी, राइट लंग्स के पास जाएंगी, जिसको हमने बोला प्राइमरी ब्रोंकाई। अब वही है, प्राइमरी ब्रोंकाई जा आगे कन्वर्ट होती है सेकेंडरी में, सेकेंडरी कन्वर्ट होती है टर्सरी में, और टर्सरी कन्वर्ट हो जाती है टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के अंदर। अब देखो मैंने कहा जो कार्टिलेजिनस सी शेप्ड फ्लैप है जो बचाती है कोलैप्सिंग से, वो कहाँ पर प्रेजेंट होती है? लिख देते हैं, ट्रैकिया पे स्टार्ट होती है। कहाँ पर? ट्रैकिया पे। तो ट्रैकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी एंड टर्सरी, और इनिशियल ब्रोंक्यूल्स। पहले आती है इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, फिर आते हैं टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स आर सपोर्टेड by incomplete cartilaginous C-shaped rings। आप टच करते हो, आपको फील होती है। तो ये हमारा वेंट्रल हिस्सा है, सामने वाला हिस्सा है। तो इनकम्प्लीट वो कहाँ से है? डोर्सली, यानी कि पीछे की तरफ, पीछे की तरफ से वो इनकम्प्लीट है। और वेंट्रली वो
कंप्लीट होती है, वेंट्रली कंप्लीट है। यहाँ तक तो बात होगी हमारी टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक। अब देखो जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स है वो आगे जाकर थिन, देखो जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स आगे जाकर गिव राइज टू अ नंबर ऑफ, लास्ट में क्या आते हैं बस एल्वियोलाई आते हैं। एल्वियोलाई क्या है, थिन है, थिन वोल्ड, इरेगुलर वोल्ड है, एंड vascularized bag like structure, bag like structure known as alveoli। इसका मतलब क्या है, जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स है वो आगे जाकर कन्वर्ट हो जाती है एल्वियोलाई में। एल्वियोलाई है कैसी है, पतली है। अब देखो ये हमारे पास, थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ इसको, ये हमारे पास मान लीजिए एल्वियोलाई है और ये हमारे पास कैपिलरी है। इन दोनों के बीच में हमें O2 CO2 का एक्सचेंज करना है। तो कैसे एक्सचेंज होगा, इसको हमने पतली वॉल का बनाना होगा, तभी तो चीज़ इजीली पास हो जाएगी। इरेगुलर वॉल्स का है, वस्कुलराइज्ड होने का मतलब क्या है, कैपिलरी से घिरा हुआ है। क्यों घिरा हुआ है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हमें करके देना होता है। अगर नहीं होती यहाँ पर वस्कुलराइज्ड, अगर ये नहीं होता, ब्लड वेसल्स यहाँ पर नहीं होती, तो हम क्या नहीं कर पाती, अब गैसेस का एक्सचेंज ही नहीं कर पाते। तो ये होती है, ऐसे होती है हमारी एल्वियोलाई, ऐसे। ऊपर को हम बोलते हैं ये एल्वियोलाई की डक्ट है, एल्वियोलर डक्ट, और ये हमारे पास एल्वियोलाई, और इन दोनों के बीच में ही एक्सचेंज होता है, इसलिए इसको हम एक्सचेंज पार्ट बोलते हैं। और जो हमने ऊपरला पूरा पढ़ा है, ये सिर्फ गैस को लेके आ रहा है, तो इसको हम बोलते हैं कंडक्टिंग पार्ट। ये तो बात खत्म होगी हमारी मेन। अब जो मेन चीज़ है वो है लंग्स। क्या है, लंग्स। तो लंग्स के बारे में हम पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ेंगे, लंग्स के बारे में पढ़ेंगे। हमारे पास दो लंग्स हैं, एक मैं आपको बना के दिखाता हूँ, ऐसे कुछ शेप में होता है हमारा लंग्स, ठीक है। तो देखो लंग्स के पास जो है डबल लेयर्ड है। लंग्स की जो बाहर की कवरिंग है, लंग्स की कवरिंग को हम बोलते हैं प्लूरा। क्या वर्ड है, कवरिंग को हम बोलते हैं, कवरिंग इज नोन एज प्लूरा। और जो लंग्स है डबल लेयर्ड है प्लूरा से। अब प्लूरा दो है, पैराइटल एंड दी विसरल। कौन कौन सी प्लूरा है, पैराइटल प्लूरा, पैराइटल प्लूरा, ये प्लूरे नहीं है जो हम कुत्ते के बच्चे का बोलते हैं, कहीं इसको समझ लो, ये लेयर का नाम है विसरल प्लूरा। तो देखो इसके पास जो लंग्स है, लंग्स के पास दो है वोल है, पैराइटल प्लूरा है एंड विसरल प्लूरा है। पैराइटल प्लूरा क्या, प्लूरा जो है वो बाहर जो थोरैसिक चैम्बर है वहाँ पे टच होती है। कहाँ पर, क्लोज कॉन्टैक्ट विद थोरैसिक, जो बाहर थोरैसिक वाली लाइनिंग है उससे अटैच होती है। विसरल, विसरा हम वर्ड यूज करते हैं इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स के लिए, तो विसरल प्लूरा जो है क्लोज कॉन्टैक्ट विद प्लूरल, यानी कि लंग्स की मेम्ब्रेन के पास। तो दो लेयर हैं, बाहर वाली लेयर जो है वो थोरैसिक लाइनिंग से बिल्कुल चटी है और अंदर वाले लंग्स से बिल्कुल चिपकी हुई है। इन दोनों के बीच में
इन बिटवीन, इन दोनों के बीच में हमारे पास प्रेजेंट होता है प्लूरल फ्लूइड। सब कुछ प्लूरल के बारे में, प्लूरल फ्लूइड, इन दोनों के बीच में हमारे पास प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है टू रिड्यूस द फ्रिक्शन, दोनों वॉल्स के बीच में फ्रिक्शन ना हो, घर्षण पैदा ना हो जिससे खराब हो सकते हैं। तो टू रिड्यूस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को कम करने के लिए दोनों वॉल्स के बीच में पैराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा के बीच में जो है प्लूरल फ्लूइड होता है जो कि फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब देखो मेन हमारी बात ख़त्म हो चुकी है, हमारे इसके बारे में, लंग्स के बारे में भी हमारी मेन बात ख़त्म हो चुकी है। अब लंग्स के पास हमारे पास लंग्स हैव कितनी एल्वियोलाई? लंग्स हैव 300 मिलियन एल्वियोलाई। हमारे लंग्स के पास 300 मिलियन एल्वियोलाई होती है। अब देखो जो हमने एल्वियोलाई डक्ट और एल्वियोलाई पढ़ी है, ये होता है हमारा एक्सचेंज पार्ट जो O2 और CO2 को एक्सचेंज करता है। वहीं पे एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स अप टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल क्या करता है? हमारी एयर को ब्रिंग करता है, कंडक्ट करता है। तो इसको हम बोलते हैं कंडक्टिंग, कंडक्ट कर रहा है, कंडक्टिंग जोन। कहाँ से कहाँ तक? एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स अप टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। आ गया समझ? और इसको हम बोलते हैं एक्सचेंज पार्ट, रेस्पिरेटरी पार्ट। चलिए अब हम सिंपली पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। यहाँ तक हमने सब पढ़ लिया कि एयर कैसे जाती है, कहाँ से जाती है, लेकिन एयर जाती क्यों है हमारे अंदर? ऐसा क्या मैकेनिज्म है हमारी बॉडी के अंदर कि एयर जाती है? तो हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। किसका मैकेनिज्म? ब्रीथिंग का। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। देखो जो लंग है, जो हमारे लंग्स हैं, वो एक एयर टाइट चैम्बर है। एयर अंदर नहीं जाती है और बाहर नहीं आती। जो हमने पाइप्स पढ़ी है, जो हमने कंडक्टिंग पार्ट्स पढ़े हैं, उनके अंदर ही एयर प्रेजेंट होती है और कहीं एयर प्रेजेंट नहीं होती। तो लंग्स को हम बोल सकते हैं इट इज़ एन एयर टाइट चैम्बर। इट इज़ एयर टाइट चैम्बर। ये बनता कैसे है? जो हमारे लंग्स के अंदर जो थोरैसिक कैविटी है, कौन सी कैविटी? थोरैसिक कैविटी, या हम बोल सकते हैं चैम्बर। कौन सा चैम्बर? थोरैसिक चैम्बर। लेकिन थोरैसिक चैम्बर बनता कैसे है? तो थोरैसिक चैम्बर बनता है, आगे जो हमारी बोन होती है स्टर्नम, स्टर्नम से निकलती है रिब्स, नीचे होता है डोम शेप्ड हमारे पास डायाफ्राम, पीछे होता है वर्टिब्रल कोलम, इसके अंदर लंग्स प्रेजेंट होती है। ये बनती है थोरैसिक चैम्बर, थोरैसिक कैविटी। तो पढ़ो, मैकेनिज्म पता होने के लिए आपको ये सब पता होना चाहिए कि जो थोरैसिक कैविटी है या थोरैसिक चैम्बर है उसको कौन कौन फॉर्म करता है। तो पहले बात करते हैं डोर्सली। हमारे पास दो वर्ड आते हैं, डोर्सली और वेंट्रली। कौन कौन से? दो, डोर्सली और वेंट्रली। डोर्सल होता है पीछे, वेंट्रल होता है आगे। जो हमारा आगे का है, हमारा पेट है, स्टमक है, छाती है, मुंह है, ये हमारा वेंट्रल पार्ट है। रीढ़ की हड्डी है, सिर है हमारा, ये हमारा डोर्सल पार्ट है। तो डोर्सली यानी कि पीछे, पीछे हमारे पास क्या प्रेजेंट है? वर्टिब्रल कोलम, हमारे रीढ़ की हड्डी। आगे हमारे पास वेंट्रली क्या प्रेजेंट है? स्टर्नम। लेटरली साइड की तरफ क्या बोलेंगे हम? लेटरली
यानी कि साइड की तरफ क्या प्रेजेंट है, रिब्स प्रेजेंट है। और लोअर नीचे की तरफ क्या प्रेजेंट है, लोअरली डोम शेप्ड डायाफ्राम। मस्कुलर एक मसल्स प्रेजेंट है, ऐसे डोम शेप का होता है। ये करता क्या है, देखो अगर ये हमारे पास डायाफ्राम है तो डायाफ्राम के ऊपर हमारे पास होती है थोरैसिक कैविटी और नीचे की तरफ हमारे पास होती है एब्डोमिनल कैविटी। इसका मेनली काम होता है इट सेपरेट्स द थोरैसिक कैविटी एंड द एब्डोमिनल कैविटी। ये इन दोनों को सेपरेट आउट करता है। वेट कुत्ते भौंक रहे हैं। देखो ब्रीथिंग के अंदर हमारे पास 2 स्टेजेस आती हैं। कौन कौन सी 2 स्टेजेस? पहली आती है हम सांस लेते हैं, दूसरी आती है हम सांस छोड़ते हैं। कौन कौन सी? हम सांस लेते हैं उसको हम बोलते हैं इंस्पायरेशन, सांस लेते हैं, या फिर इनहेल करना इनहेलेशन। नेक्स्ट आती है गैस हवा को छोड़ते हैं एक्सपायरेशन, यानी कि एक्सलेशन। अब ये होता कैसे है? सिंपली ऐसा तो कोई है नहीं कि हमारे पास मशीन लगी हुई है, हम मशीन में से सिंपली खिंचा हवा चली गई, नहीं। ये सब होता है प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से। कैसे? बाय क्रिएटिंग प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब क्या है? हमने डिफ्यूजन पढ़ा है। डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूज होता है जो गैसेस है, कोई भी सब्सटेंस है, हम गैस के संदर्भ में बोलते हैं गैसेस ऑलवेज मूव फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर। यहाँ पर गैसेस है, पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है, गैसेस कम है, प्रेशर कम है, तो ये यहाँ से मूव करती है और इसी को हम बोलते हैं डिफ्यूज़न। तो हम ऐसे हमारी बॉडी के अंदर, लंग्स के अंदर, थोरैसिक कैविटी के अंदर और बाहर एटमॉस्फेयर के अंदर हम ऐसे ही प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करेंगे, जिसकी वजह से गैसेस अपने आप हमारी बॉडी के अंदर, हमारे थोरैसिक चैम्बर, हमारे लंग्स के अंदर चली जाएगी और बाहर निकल जाएगी। तो प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर डिफरेंस हम क्रिएट कर देंगे और अपने आप एयर अंदर आ जाएगी, अपने आप बाहर चली जाएगी। और देखो ये तो बात समझ में आ गई। हमने यहाँ पर एक वर्ड लिखा है पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर होता क्या है? व्हाट इज दिस? व्हाट द फक इज दिस? व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर? देखो ये हमारे पास गैस का मिक्सचर है। क्या है ये? मिक्सचर ऑफ गैस, या फिर हम गैसियस मिक्सचर बोल सकते हैं, मिक्सचर ऑफ गैसेस। ठीक है, इसमें हमारे पास A प्लस B प्लस C और D, ये 4 नाम की गैस हमारे पास प्रेजेंट है। तो इस मिक्सचर में एक पार्टिकुलर गैस का प्रेशर बोलता है पार्शियल प्रेशर। प्रेशर ऑफ ए particular गैस इन मिक्सचर ऑफ गैसेस। एक गैसेस के मिक्सचर में एक पर्टिकुलर गैस का जो प्रेशर होता है उसको हम बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। और जो एयर है वो अपने पार्शियल प्रेशर से ज़्यादा, पार्शियल प्रेशर से कम पार्शियल प्रेशर की तरफ मूव करती है। तो देखो हम बोल सकते हैं बाय क्रिएटिंग अ प्रेशर ग्रेडियंट किसके बीच में? बिटवीन लंग्स एंड एटमॉस्फेयर।
इन दोनों के बीच में हम प्रेशर ग्रेडियंट को क्रिएट करेंगे और हो जाएगा। आप देखो, आज हम सिर्फ बेसिक पढ़ेंगे, डिटेल में हम कल जाएंगे, बस एक थोड़ा ओवरव्यू आप क्रिएट कर लो, ठीक है। तो देखो, आपने करना है इंस्पायरेशन। क्या करना है? इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन का मतलब क्या होता है? इनहेलेशन ऑफ गैस, एयर को अंदर लेके जाना है। अंदर मतलब लंग्स की तरफ। तो कैसे लेके जाएंगे? लेके जाएंगे हम प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करके। मैंने कहा गैसेस ऑलवेज मूव फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई पार्शियल प्रेशर टू द रीजन ऑफ लो पार्शियल प्रेशर। तो बाहर से अंदर लेके जानी है, तो जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पे आपको हाई प्रेशर क्रिएट करना होगा। एटमॉस्फेयर का प्रेशर तो कांस्टेंट है रे बाबा, हम चेंज ही नहीं कर सकते। तो हम क्या चेंज कर सकते हैं? हम हमारे थोरैसिक चैम्बर यानी कि लंग्स का प्रेशर चेंज कर सकते हैं। तो हमें लंग्स का प्रेशर ऐसे चेंज करना है कि एटमॉस्फेयर तो हाई पे आ जाए और जो हमारे लंग्स हैं वो लोअर पे आ जाए। लेकिन हम ऐसा करेंगे कैसे? वो बताएगा बॉयल्स लॉ। अब देखना दादा, हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री और बायोलॉजी और फिजिक्स। बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ हमें क्या बोलता है कि जो प्रेशर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है। अगर वॉल्यूम ज़्यादा होगी तो प्रेशर कम होगा। आप खुद समझ लो ना, हमारे पास 2 मोलिकुल है गैस के, कितने हैं? 2 मोलिक्यूल्स। एक तो इतने कम रीजन में है, प्रेशर ज़्यादा होगा। हमने वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया, मोलिक्यूल्स वही 2 है, प्रेशर कम हो जाएगा। तो वॉल्यूम जैसे बढ़ती है प्रेशर वैसे घटता है, या हम बोल सकते हैं वॉल्यूम जैसे घटती है प्रेशर वैसे बढ़ता है। बोथ आर दी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका इसके ऊपर उल्टा इफेक्ट है। वॉल्यूम बढ़ाएंगे प्रेशर घटेगा, वॉल्यूम बढ़ाएंगे प्रेशर घटेगा, वॉल्यूम घटाएंगे प्रेशर बढ़ेगा। आ गया समझ में? वैसे ही आपको एक्सपायरेशन करना है। क्या करना है? एक्सपायरेशन। यहाँ तक समझ में आ गया ना? तो जब हमें सांस लेनी होगी तो अंदर का जो प्रेशर है वो हमें कम करना है। तो अंदर का प्रेशर हम कैसे कम कर सकते हैं? जब हम लंग्स की जो वॉल्यूम है उसको इंक्रीज करेंगे। अगर हम लंग्स की वॉल्यूम को बढ़ा देते हैं तो लंग्स का प्रेशर घट जाएगा, एयर हमारे अंदर आ जाएगी। वहीं पे अगर हम एक्सपायरेशन की बात करते हैं तो एक्सपायरेशन क्या होता है? एयर को अंदर से बाहर निकालना। तो जो हमारे लंग्स के अंदर एयर है उस एयर को लंग्स से बाहर निकालना वो कहलाता है एक्सपायरेशन। तो एक्सपायरेशन के लिए हमें क्या करना होगा? हमें लंग्स को हाई प्रेशर पर रखना होगा एज कंपेयर टू द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर को हमें लोअर प्रेशर पर रखना होगा रे बाबा। ये कैसे होगा? वॉल्यूम डिक्रीज करके। आ गया समझ? अब देखो, सांस लो, बाहर से अंदर आई। कैसे आई? जब अंदर का प्रेशर कम हुआ एज कंपेयर टू द एटमॉस्फेयर। क्या हुआ? आप खुद ऑब्जर्व कर सकते हो, छाती फूल गई, हमारी छाती का वॉल्यूम बढ़ गया। वैसे ही सांस छोड़ो, क्या हुआ? छाती का वॉल्यूम घट गया, प्रेशर। ये है बेसिक चीज़ें। अब देखो, अगर हम नॉर्मली बात करें, ये जो हम लंग्स का प्रेशर है इसको हम बोलेंगे इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। वही पल्मोनरी वर्ड है, लंग्स के लिए यूज़ किया है। लंग्स के बीच का प्रेशर हमने पढ़ना है तो हमने बोल दिया इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। क्या बोल दिया? इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। देखो,
अगर हम नॉर्मल कंडीशन में बात करें तो जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर है, जो लंग्स के अंदर का प्रेशर है, वो एटमॉस्फेयर से कम होता है। क्या होता है? एटमॉस्फेयर से कम होता है। कब? इंस्पायरेशन के दौरान। ये हम बात कर रहे हैं इंस्पायरेशन में। इंस्पायरेशन में अंदर का प्रेशर कम होता है, बाहर का प्रेशर ज़्यादा होता है। तो हम बोल सकते हैं इंस्पायरेशन अक्कर व्हेन द प्रेशर ऑफ इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या हम बोल सकते हैं नेगेटिव प्रेशर इन लंग्स एज कंपेयर टू एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर से कम है, नेगेटिव हो बोल सकते हैं हम एज कंपेयर टू एटमॉस्फेयर। इस दौरान क्या होता है? यहाँ पे होता है हमारा इंस्पायरेशन। वहीं पे हम बोल सकते हैं एक्सप्रेशन कब होता है? जब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू द एटमॉस्फेयर, और जो एयर है वो हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर की तरफ जाता है। लेकिन ये होता कैसे है? हाउ वी इंक्रीज और हाउ वी डिक्रीज द प्रेशर ऑफ वॉल्यूम, द प्रेशर ऑफ लंग, या फिर इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, वो तो हमने बोलते हैं वॉल्यूम को चेंज करके। लेकिन हम वॉल्यूम को चेंज कैसे कर पाते हैं? तो वॉल्यूम को चेंज करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड हैं। तो क्या क्या इन्वॉल्व होता है वॉल्यूम को चेंज करने के लिए? डायाफ्राम, मसल्स हमारे पास यूज़ होती है। कैसी होती है मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक आपको बेसिक समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट से हम पढ़ेंगे कैसे हम इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन कर पाते हैं, कौन कौन सी हमारे पास मसल्स ऐसी है जो कि हमारे वॉल्यूम को इंक्रीज करती है। एक तो मैं आपको बता देता हूँ, डायाफ्राम। देखो मैंने आपको बताया था कि डायाफ्राम है, ठीक है। डायाफ्राम जो है डोम शेप का होता है। कौन से शेप का? डोम शेप का, ऐसी ऐसी, ठीक है। अगर मैं क्या होता है रिलैक्स्ड कंडीशन में, क्या होता है रिलैक्स्ड कंडीशन में, अगर मैं इसको कॉन्ट्रैक्ट कर दूं, क्या कर दूं? कॉन्ट्रैक्ट। तो जैसे ही मैं इसको कॉन्ट्रैक्ट करूंगा तो ये सीधा हो जाएगा। पहले ये ऐसे था रिलैक्स्ड में, कॉन्ट्रैक्टेड में ये ऐसा हो गया। तो ये क्या हो गई? ये वॉल्यूम इंक्रीज हो गई। कैसी फॉर्म में इंक्रीज हुई? ऊपर और नीचे। ऊपर वाले को हम बोलते हैं एंटीरियर, नीचे वाले को हम बोलते हैं पोस्टीरियर। तो क्या बोल सकते हैं? वॉल्यूम इंक्रीज इन एंटीरियर पोस्टीरियर डायरेक्शन। ऊपर और नीचे वाले डायरेक्शन में वॉल्यूम इंक्रीज हो गई, प्रेशर डिक्रीज हो गया। ऐसा कब होगा? जब हमें कॉन्ट्रैक्ट कर, जब हमें इंस्पायरेशन करनी होगी। अब देखो आपने पढ़ा था जो हमारे थोरैसिक चैम्बर है वहाँ पे आगे हमारे पास रिब्स प्रेजेंट है, और रिब्स के बीच में हमारे पास मसल्स होती है। क्या? रिब्स के बीच में हमारे पास मसल्स होती है जिसको हम बोलते हैं इंटर कोस्टल मसल्स। ये दो रिब्स है ना, तो इनके बीच में मसल्स हैं। इंटरकोस्टल मसल्स दो प्रकार की होती हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, इंटरनल इंटरकोस्टल। अब देखो मान लीजिए रिब्स है, ठीक है, ये दो रिब्स है, इनके बीच में जो ही एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट करती है, समझ लो रिब्स आपको कैसी महसूस हुई? बाहर आती हुई महसूस हुई। कैसे? ये जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है ये कॉन्ट्रैक्ट होती है हुई। तो वॉल्यूम कौन से डायरेक्शन में इंक्रीज हुआ? डोर्सो वेंट्रली इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक कैविटी। थोरैसिक कैविटी का डोर्सो वेंट्रली वॉल्यूम बढ़ गया। और यहाँ पर कैसे बढ़ा था? यहाँ पर बढ़ा था एंटीरियो पोस्टीरियरली। तो ये दोनों ही कंडीशन कब होती है? जब हमें सांस लेना होता है, इंस्पायरेशन। अब हमें सांस छोड़ना है,
तो वॉल्यूम तो बढ़ गई, अब हम इसी वॉल्यूम को भी घटाना होगा, तो क्या होगा, ये कॉन्ट्रैक्टेड से रिलैक्स्ड हो जाएंगी। तो हम क्या बोलेंगे, वॉल्यूम डिक्रीज इन एंटीरियर पोस्टीरियर डायरेक्शन। इसमें क्या होगा, जो ये कॉन्ट्रैक्ट हुई थी रिलैक्स हो जाएंगी, तो वॉल्यूम क्या, वॉल्यूम डिक्रीज डोर्सो वेंट्रली, वॉल्यूम घटी, प्रेशर बढ़ा और एक्सपल्सन ऑफ एयर हमारा हो गया। समझ में आ गया। कल हम इसी को लिखेंगे और आपको डिटेल में समझाएंगे। अब एक बात आप लिख के जाओ कि हम पर मिनट कितना सांस लेते हैं, मेन पॉइंट है। फिर हम यहाँ से ये टॉपिकल छोड़ देंगे। तो ऑन एन एवरेज एक हेल्दी ह्यूमन है वो 12 से 16 टाइम्स ब्रीथ करता है पर मिनट। और हम कितनी सांस ले रहे हैं, कितना छोड़ रहे हैं, इसको हम एस्टिमेट करते हैं बाय द इंस्ट्रूमेंट, स्पायरोमीटर नाम का एक इंस्ट्रूमेंट है, उससे हम इसको मेजर करते हैं। आज के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नई सॉफ्टवेयर टीचर नए उत्साह के साथ ही साथ आपको मंडे से जो है ऑनवर्ड्स मंडे आपको 12th के लेक्चर भी प्रोवाइड होना स्टार्ट हो जाएंगे जूलॉजी के। और जो पहला चैप्टर है वो हम स्टार्ट करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इसका फर्स्ट लेक्चर आपको मंडे को मिलेगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। ऑल दी वेरी बेस्ट।